जनरल कमर जावेद बाजवा मजीद 3 साल के लिए आर्मी चीफ मुकर्रर। पॉलिसियों में तसलसल और अमन और सलामती को फरोग देने के लिए हुकूमत का बड़ा इक़दाम। कश्मीर पर मुंह की खाने के बाद भारत आबी दहशतगर्दी पर उतर आया। दरियाओं में बगैर इत्तला पानी छोड़कर सिंतास मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी। और वन बाइट आइटम्स का दौर तो आज आया है, मगर जामे कराची के वन बाइट समोसे 48 साल से खाने वालों का दिल जीत रहे हैं। एक तो मौसम का आपने तस्करा कर दिया, उसके बाद ये जामा कराची के वन बाइट समोसे मुझे याद आ गए। तो आप क्या ही बताएं, लाजवाब जल्दी से बताएं, आपको याद कैसे आए? मतलब आप गए? जी, मैं गया हूँ और मैं समोसे ही खाने स्पेशली गया था। और जब समोसे खाने गया तो मुझे इतने लाजवाब लगे कि मैंने सोचा कि ये सिर्फ मैं अकेला तो नहीं खा सकता, ये एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो वो तो हम करेंगे ही, लेकिन उससे पहले अब तक की अहम तरीन खबर और बताना आपको ये है कि बिल्कुल आपको बताएं कि जनरल कमर जावेद बाजवा नवंबर 2022 तक आर्मी चीफ रहेंगे। वजीर आजम ने एक बड़ा फैसला बर वक्त किया है। पॉलिसियों की सिमत आने वाले बरसों में क्या रहेगी, अब कोई अभाम नहीं। आर्मी चीफ की नई मुद्दत 29 नवंबर को 3 साल पूरे होने के बाद शुरू होगी। वजीर आजम ऑफिस के मुताबिक फैसला खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नजर किया गया। हुकूमती वुज़रा का कहना है कि साबित हो गया कि सियासी और अस्करी क़यादत एक पेज पर है। इस स्टेज पर जबकि वहाँ हिंदुस्तान के वज़ीर दिफा के बयान आपने सुन लिए, गैर ज़िम्मेदाराना लेकिन सुन लिए। उनकी जो इरादे हैं उससे आपको कोई शक व शुबा नहीं रहना चाहिए। तो एक बड़ा क्लियर मैसेज कि पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत न सिर्फ एक पेज पर है, बहुत ज़रूरी था। जनरल कमर जावेद बाजवा ने 24 अक्टूबर 1980 को 16 बलोच रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। जनरल बाजवा ने कैनेडियन फोर्सेस कमांड एंड स्टाफ कॉलेज टोरंटो से ग्रेजुएशन की। वो नेवल पोस्ट ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के ग्रेजुएट भी हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा इन्फेंट्री ब्रिगेड और रावलपिंडी कोर के ब्रिगेड मेजर भी रहे हैं। उन्होंने एक इन्फेंट्री ब्रिगेड और शुमाली इलाकाजात में एक इन्फेंट्री डिवीजन की भी कमान की है। जनरल बाजवा कोर कमांडर रावलपिंडी भी रहे और कांगो में पाक फौज के दस्ते की भी कमांड की है। और आपको बताएं कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने आर्मी चीफ का ओहदा नवंबर 2016 में जनरल राहील शरीफ की रिटायरमेंट के बाद संभाला। उन्हें निशान इम्तियाज मिलिट्री समेत कई बैनुल अक़वामी एजाज़ात भी दिए गए। इसी दौर में मुल्क को दहशत गर्दों से पाक करने के लिए मुतअद्दिद ऑपरेशन शुरू किए गए। इनमें ऑपरेशन रद्दुल फसाद और खैबर 4 शामिल हैं। इन ऑपरेशन के नतीजे में दहशत गर्दी में नुमाया कमी आई। जनरल बाजवा की क़यादत में पाक फौज ने पुलवामा हमले के बाद भारतीय जारियत का तोड़ जवाब भी दिया। जनरल बाजवा मुल्क की दिफा और तरक्की के लिए एक वाज़ेह विजन रखते हैं और इसका इजहार मुख्तलिफ मौक़ों पर वो करते भी रहे हैं। That the causes behind terrorism are addressed and national action plan is actualized. Most important stimulus driving a youth adult is to find purpose and meaning in life. Extremism is not due to any religion or ideology. It is a mindset where passions have given way to hate and intolerance of others. हमने अफगानिस्तान को भी अपनी बिसात से बढ़कर सहारा देने की कोशिश की है, लेकिन हम अफगानिस्तान की जंग पाकिस्तान में नहीं लड़ सकते। हम इस पॉलिसी पे कायम हैं कि अपनी सरजमीन को किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। और हम दूसरों से भी ये तवक्को रखते हैं कि जिन दहशतगर्दों ने मगरबी सरहद के पार पनाह ले रखी है, उनके खिलाफ जल्द और मौसर इकदाम होंगे। जमहूरी रवैयों, आइन और कानून की बालादस्ती और इदारों की मजबूती के बगैर पनप नहीं सकती। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस राह पे तकरीबन 10 साल पहले गामजन हो चुके हैं और आज की इस तकरीब में मुल्क के तमाम सियासी क़यादत और हर इदारे और मकतब फ़िक्र के नुमाइंदे मौजूद हैं। ये इस अमर की हमाजी करता है कि पाकिस्तान आज पहले से भी ज़्यादा पुरअज़म और मुतहद है।
जनरल बाजवा के मजीद 3 साल के तकर्रुर को सिक्योरिटी पॉलिसियों के तसलसल की जमानत के तौर पर देखा जा रहा है, जो मुल्क में इस्तेहकाम लाने का बायस बन सकती हैं और कौमी उमंगों का तर्जुमान भी है ये फैसला। अच्छा जी, इसी पर हम जरा मजीद बात करेंगे। सीनियर दिफाई तज्जियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। वजीर आजम के फैसले के बाद मुल्क में फौरी तौर पर एक चीज़ तो नजर आ रही है कि बेयकीनी की फिजा जो है वो एटलीस्ट खत्म हो गई है। जनरल कमर जावेद बाजवा को 2022 तक आर्मी चीफ रहने से हुकूमत को क्या सपोर्ट मिलेगी? मेरा ख्याल है कि इस वक्त हुकूमत को हर तरफ से मदद ही मदद होगी अगर ये कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यूटी जो है वो इस लिहाज से बेहतर है कि जो नया आदमी आए उसको सेटल डाउन होने में अगर कोई वक्त लगता है तो वो नहीं होगा, क्योंकि इश्यूज बेतहाशा है, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। और जनरल बाजवा चूँकि इनको निपटा ही रहे थे तो वो मेरा ख्याल है कि उसमें आसानी हो जाएगी उनको काम जारी रखने में। उसके साथ साथ ये है कि वो प्राइम मिनिस्टर के साथ चूँकि मिल के काम करते रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर के ज़हन का भी उनको पता है कि क्या वो चाह रहे हैं। सो एक हम आहंगी पहले से मौजूद है, लिहाजा मैं समझता हूँ कि हुकूमत के लिए भी कोई नया चैलेंज नहीं। वो इनको जो कुछ पहले से तय करके इनके साथ या इनसे कोऑर्डिनेशन करके जो बैठे हुए हैं वो चीज़ें चलती रहेंगी और प्राइम मिनिस्टर पे उतना बोझ नहीं आएगा। तो मेरा ख्याल है कि हर लिहाज से, फॉरेन पॉलिसी के नुक्ता निगाह से, इकॉनमी के नुक्ता निगाह से अगर आप देखें या आप मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के मद्देनजर, तो हुकूमत को मदद ही मदद मिलेगी। अमजद साहब ये बताइएगा, इस वक्त जो भारतीय अज़ाइम हैं सबके सामने हैं, किसी से ढके छुपे नहीं हैं। मगरबी सरहदों की जो सूरत हाल है, मुल्क के अंदर जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, इन्हें सामने रखते हुए आप क्या कहेंगे? जो गुज़श्ता कल का फैसला है, इससे मुल्क दुश्मनों को क्या पैगाम गया है? देखिए, एक तो पैगाम बड़ा सीधा है कि आपने देखा जब कश्मीर का इशू निकला तो उसको जिस तरह हैंडल किया, और बाजवा साहब ने जो स्टेटमेंट्स दी, उन्होंने कहा जी कि हम हर हालत में कश्मीरियों के साथ, हमें किसी भी हद तक जाना पड़े हम कश्मीरियों के साथ खड़े रहेंगे। अब ये जिस आदमी का कॉल है उसके जहन में कुछ होगा, प्लान होगी कैसे उसने कश्मीरियों का साथ देना है। तो उस लिहाज से भारत के लिए तो लम्हा फिक्रिया हो सकता है, उनके लिए तो परेशानी होगी, लेकिन कश्मीरियों के लिए बड़ी ये हौसला अफजा चीज़ होगी कि जो शख्स एक्नॉलेज करता है कश्मीरियों के हकूक़, जो शख्स उनका साथ निभाने की बात करता है, वो आज मौजूद है। अगर वो चले जाता तो शायद उनके लिए कुछ शुबहात होते। इसी तरह अफ़गानिस्तान में भी अफ़गान हुकूमत, अशरफ गनी पिछले दिनों यहाँ आए थे, जनरल बाजवा साहब से उनकी मीटिंग्स वगैरह हुई, और हमें जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है वो भी बड़े मुतमईन हैं। वो समझ रहे हैं कि जनरल बाजवा बड़ी सिंसियर कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही मुखलसाना तरीके से कोशिशें कर रहे हैं अफ़गानिस्तान में अमन लाने की। तो मेरा ख्याल है रीजनल में सब में इस चीज़। सर साहब, आपकी बातों से भी बिल्कुल ये वाज़ेह है कि मुल्क के लिए तो पॉलिसीज़ का तसलसल रहेगा, लेकिन ये भी बता दें कि बतौर एक इदारा पाक फौज में क्या बड़ी तब्दीली देखी जा सकेगी? अगर यहाँ पे हुकूमत एक वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा क्रिएट कर दे, जो पहले करते नहीं हैं ये, तो उसको प्रमोट किया जा सकता है एक और को। तो अगर दो लोग पीछे अपने वक्त पे प्रमोशन ले लेते हैं तो मेरा ख्याल है कि किसी के वहाँ पे किसी को भी कोई मायूसी नहीं होगी। तो अदारे के लिए हल मौजूद है। मेरा नहीं ख्याल कि अदारे को कुछ नुकसान होगा अगर ये इस तरह का हल कर लिया जाए जो पहले भी किया जाता रहा है। तो मेरा अपना अंदाज़ा है कि ये सारा कुछ सोच समझ के देख के किया होगा। जनरल बाजवा बड़े तजर्बाकार आदमी हैं और आदमी बात है कि सारा देख समझ। अमजद साहब ये बताइएगा, लास्टली कि जनरल बाजवा की पॉलिसियाँ, जिन्हें आमतौर पर बाजवा डॉक्ट्राइन भी कहा जाता है, वो सिर्फ ज़ाहिर है पाक फौज तक तो महदूद नहीं है, मुल्क के सभी शूबों के लिए एक जामे प्लान की सी सूरत है ये। क्या इस डॉक्ट्राइन को अब इसकी रूह के मुताबिक तमाम शोबों में हम देख सकेंगे इम्प्लीमेंट होते हुए? अंदरूनी पॉलिसीज जो हुकूमत की हैं उनमें कुछ अगर थोड़ा बहुत कोई फ़र्क आ सकता है या उनको मदद मिल सकती है, तो वो इकॉनमी के नुक्ता निगाह से, जहाँ उन्होंने बाजवा साहब को नेशनल डेवलपमेंट जो बनाई है कमेटी, उसमें उन्होंने उनको रुकनियत दी हुई है, तो वहाँ हो सकता है। उसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि सिक्योरिटी के अलावा किसी और चीज़ पे गवर्नमेंट इनको चाहेगी।
बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। सीनियर दिफाई तज्जिया का लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद थे। ज़ाहिर पॉलिसियों का तसलसल भी है और आजकल के जो हालात हैं उनमें ये इंतहाई ज़रूरी इक़दाम भी था जो फाइनली उठा लिया गया। एब्सोल्युटली। अच्छा जी, आपको पता है कि भारत की जानिब से रवा माह 5 अगस्त को मकबूजा कश्मीर को खुसूसी हैसियत देने वाले आइन के आर्टिकल 370 के खात्मे और कर्फ्यू के बाद दुनिया भर से भारतीय इक़दाम की मजम्मत की जा रही है। पाकिस्तानी शोबिज़ स्टार्स भी सोशल मीडिया पर कश्मीरियों के हक में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। ऐसे में क्या हुआ, आपको जल्दी से बता दें कि हबीब यूसुफजई नामी ट्विटर सारिफ ने अदाकारा माहिरा खान को तनकीद का निशाना बनाते हुए ये कहा कि उन्होंने माहिरा खान के ट्विटर की पूरी टाइमलाइन चेक की है, लेकिन उन्हें अदाकारा का कोई एक ऐसा बयान नजर नहीं आया जिसमें उन्होंने मसला कश्मीर पर बात की हो। और फिर क्या हुआ जनाब, हबीब यूसुफजई ने माहिरा खान को ताना दिया कि भारतीय अदाकारा सोनम कपूर ने भी कश्मीर के मसले पर बात की मगर उन्होंने नहीं की। पाकिस्तानी मद्दाह के ट्वीट पर अदाकारा ने भी जवाब दिया और उन्हें खरी खरी सुना दी। अदाकारा ने अपने ट्वीट में मद्दाह को बताया कि उन्होंने पूरी टाइमलाइन दुरुस्त तरीके से नहीं देखी और अगर देखी होती तो उन्हें उनका बयान नजर आ जाता। साथ ही अदाकारा ने ताना देने वाले मद्दाह के लिए मकबूजा कश्मीर से मुताल्लिक अपने बयान का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। माहिरा खान ने रवा माह 5 अगस्त को मकबूजा कश्मीर के हवाले से अपना बयान दिया था और कहा था कि जन्नत जल रही है और हम सब खामोशी से रो रहे हैं। think before you speak या फिर research before you say something। और कभी कभार लोगों को ये लगता है कि ट्विटर है भाई हम कुछ भी लिख देंगे उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जब जवाब आता है तो फिर obviously it's not a very good feeling। मेरा ख्याल है कि इस सारे वाक़े में किसी का फायदा हुआ ना हो, ये यूसुफजई साहब का हो गया क्योंकि वो ज़रा मशहूर हो गए हैं। एनी हाउ अभी हम आगे बढ़ेंगे और आप मौसम सुहाना होने की या फिर एटलीस्ट क्लाउडी होने की बात कर रही थी। हाँ, तो आगे थोड़ी सी ड्रिजल हो रही हो जो कि कल भी बाय द वे मुझे पता लगा था कहीं कहीं हुई है। हाँ, और बादल आए हुए हों तो इसमें क्या करने का दिल करता है आपका? देखिए, मुझे खुशी और गम, बारिश और धूप या व्हाटएवर, मुझे खाना खाने का शौक है तो कुछ भी हम खा सकते हैं। गर्मी का खाना हो, सर्दी का खाना हो, बारिश का खाना हो, जिस तरह गाना होता है ना इसी तरह हर मौसम का खाना भी होता है। हमारा खाना जरूर चलता रहे। तो मेरा ख्याल है कि ऐसा मौसम जो आप जिक्र कर रहे हैं तो पकौड़े और समोसे तो बनते हैं। हाँ, तो फिर समोसे आप कहाँ के खा सकते हैं और कराची के ये मशहूर ज़माना समोसे कहाँ मिलते हैं, ये हम लेके गए आपको कराची यूनिवर्सिटी और वहाँ हमने देखा कि इन समोसों में ऐसी क्या खास बात है, आप देख ही लें। मेरा ख्याल है भाई आपको पता है खाने पीने के तो मैं और हुमा बहुत ज़्यादा शौकीन है और बस किसी ने बताना हो कि यहाँ ये चीज़ अच्छी मिलती है हम ढूंढते ढूंढाते पहुँच ही जाते हैं। और आज हम पहुँचे हैं कराची यूनिवर्सिटी जहाँ पर बड़े मशहूर किस्म के कोई समोसे मिलते हैं। अब मैंने तो आज तक इससे पहले ट्राई किए नहीं थे, लेकिन हमारे कुछ टीम मेंबर्स हैं और कुछ इर्द गिर्द रहने वाले लोग जो कराची यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, उन्होंने बताया कि भाई कोई डड्डू समोसे हैं। पहले तो मैं समझा कि डड्डू के समोसे हैं, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता। पता लगा ये 1 बाइट आलू समोसे हैं जो इंतहाई लजीज़ हैं। ये तो हम खाएंगे तो पता लगेगा कि कितने लजीज़ हैं, लेकिन बहुत मशहूर हैं अपेरेंटली। बिल आखिर हमने वो दुकान ढूंढ ली है और दुकान का नाम है कासिम समोसा शॉप। भाई तुम तो चुप करो, इतना शोर कर रहा है कव्वा। आपका नाम कासिम है? अस्सलाम वालेकुम जी। आपके नाना का नाम कासिम है, तो आप ज़रा दूर हमसे खड़े हुए हैं। समोसों का ये सेटअप है, बाहर बुलाते हैं इनको और उसके बाद बात करते हैं। सलीम शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम भाई, बड़ी धूम सुनी है आपके समोसों की और हम तो लाहौरी हैं, तो हमने सोचा कराची में आए हैं और ये समोसे ना खाएं, ये तो ज़्यादती है। कब से ये दुकान चल रही है आपकी? तकरीबन 45-48 ईयर्स हो गए। 45 से 48 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली हो रहे हैं। तो फिर तो आपके दादा नाना किसने शुरू की थी? नाना ने सेटअप डाला। नाना ने सेटअप डाला था, उनका नाम कासिम था और तब से माशाल्लाह ज़बरदस्त ना पता लगा है कि लाइनें लग के यहाँ समोसे बिकते हैं। आप के ख्याल में आपकी स्पेशलिटी क्या है? ये समोसे इतने क्यों पसंद है लोगों को? इसलिए कि ये 1 बाइट के तौर पर यूज़ होते हैं। अच्छा। नॉर्मली बड़े समोसे तो हर जगह मिल जाते हैं। ये 1 बाइट, ये समझो कि आप 71 से हिसाब लगा लें जब से ये 1 बाइट उस वक्त से स्टार्ट करा था। अच्छा, आप देखें ना, ये अब 1 बाइट चीज़ों का ज़्यादा कॉन्सेप्ट आया है। 1 बाइट पिज़्ज़ाज़, 1 बाइट पेटीज़, 1 बाइट डिफरेंट चीज़ें, लेकिन ये 71 से 1 बाइट समोसे बेच रहे हैं और इजी टू हैंडल होते हैं। ज़ाहिर है आराम से आप खा सकते हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए तो बड़ा ज़रूरी होता है कि आराम से आप खा सकें। बहुत ही बड़ी उसकी कॉस्ट भी इतनी कम आती है कि हर कोई तो कितने का है ये समोसा? दर्जन अगर लेने हो तो? दर्जन लेने तो इस वक्त जो चल रहे हैं 40 रुपीज़ पर डजन। भाई 40 रुपए दर्जन समोसे, और अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं तो मेरा ख्याल है 6 समोसे वुड बी इनफ खाने के लिए। तो हम शेख साहब, हम ये ज़रा ट्राई करना चाहेंगे कि आपके समोसों में क्या ऐसी ख़ास बात है।
कोई हमें इसी में ट्राई कर लें, क्या करें, इसमें कर लेते हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं। लेकिन इसके लिए ज़ाहिर है हम मसाला छिड़केंगे थोड़ा सा। ये स्पेशलिटी है जी इनका मसाला। ये आपने मसाला छिड़का, और वैसे भी थोड़ा सा बरसात का मौसम हो रहा है। आवाज़ सुनिए आप, आवाज़ समोसे की जो आवाज़ आती है ना, यही जी बहलाने के लिए काफ़ी होती है। इसके साथ ठंडी बोतल कोई पी लें आप तो मज़ा दुबाला हो जाएगा, है ना। बड़ी ज़बरदस्त। मेरा ख्याल है कि इसके बाद कुछ बोला नहीं जा सकता। रोल्स वगैरह भी हैं गालिबन आपके पास, रोल्स वगैरह, वेजिटेबल रोल है। तो आपने कभी सोचा कि हम कराची यूनिवर्सिटी के बाहर भी कोई ब्रांच खोलें? ज़ाहिर है अब कराची यूनिवर्सिटी तो नहीं हम आ सकते हर रोज़। नहीं, दूसरे मेरा क्या कहते हैं वो कि फ़ोन के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं, मैं जहाँ बोलेंगे वहाँ डिलीवर कर देंगे भाई। ये तो उम्दा ही हो गया। अब तो ऐसा करेंगे कि अब डिलीवर कराया करेंगे बस यही समोसे, कराची यूनिवर्सिटी के 1 बाइट समोसे। लवली, बहुत मैं डाइट पे उससे ज़्यादा नहीं खा सकता। आप नाराज हैं? I cannot hear you. इधर मेरे बात ही नहीं करनी। मेरी बात सुने। I cannot believe ऐसा भाई हम इन्हें ले चलते हैं। आवाजें सुना रहे हैं क्रिस्पीनेस की, पैसे बता दिए कितने के हैं, बोतलें चल रही हैं ठंडी। फोन करके भी मंगवा सकते हैं। और एक यहाँ मैं कन्फेशन करना चाहता हूँ कि मैं लाया तो था आपके लिए समोसे देने के लिए, लेकिन वो मैंने खुद ही खा लिए थे बाद में घर पे फ्राई करके, क्योंकि कच्चे भी मिल जाते हैं। आप ब्रेक ले लो, मैं तो वॉकआउट कर रही हूँ, बस मैं जा रही हूँ। अच्छा, ना सिर्फ समोसों वाली बात हुई, फिर ब्रेक में मैं तो आउट हो गई थी और ज्यादा प्लानिंग हो रही थी विद द टीम कि अब कौन सा था वो, ये क्या था? हमने काठियावाड़ी में छोले खाने जाने हैं और पता नहीं क्या क्या करना है। तो हम ये एक पूरा सीजन करेंगे इंशाल्लाह स्ट्रीट फूड का। काठियावाड़ी थी, पहले सीख लें कहते क्या है, उसके बाद आप छोले खाना हो। जब हम छोले खा के आ जाएंगे ना तो हम खुद ही सीख जाएंगे। मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, हम खुद ही छोले बना लेंगे। अच्छा, अभी हम आगे बढ़ जाते हैं। मेरा ख्याल है कि इस मामले को जरा थोड़ा सा बाद में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जो कुछ और प्रेसिंग इश्यूज हैं, जैसे कि कश्मीरियों के हकूक पर डाका डाला, उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े, लाइन ऑफ कंट्रोल पर इश्तियार अंगेजी की, हर जगह मुंह की खाई। अब भारत क्या कर रहा है? अब भारत कर रहा है आबी जारियत। पाकिस्तान इसके लिए भी तैयार है। 5 अगस्त के मज़ीक़ाखेज़ इक़दाम के बाद से भारत मुसलसल दबाव में है। कश्मीरियों पर पाबंदियां लगाकर भी इंसानी हकूक की बदतरीन पामाली की रिपोर्ट्स नहीं रोकी जा सकी हैं। दुनिया की जानिब से भारत पर दबाव बढ़ा तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर तोपों के मुंह खोल दिए। और यहाँ भी मुंह तोड़ जवाब मिलने के बाद भारत ने पुराना हथकंडा फिर आजमाया है और पेश की इतला के बगैर दरियाए सिंध और दरियाए सतलुज में पानी छोड़कर अमली तौर पर सिंध तास मुआहदा मुअत्तल कर दिया। और इससे दरियाए सतलुज में 20 से 21 अगस्त को दरमियाने और ऊंचे दर्जे का सैलाब आ सकता है, विच इज़ लाइक टुडे एंड मे बी टुमारो। और आपको ये भी बताएं कि हेड कंडा सिंह वाला में पानी का बहाव 1.5 लाख क्यूसेक तक पहुँच सकता है। पिछले 72 घंटे में दरियाए रावी, ब्यास और सतलुज के बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिशें हुई हैं। और दरियाए सतलुज में सैलाब के पेश नज़र रेस्क्यू 1122 ने 3 मकामात पर इमदादी पोस्ट्स जो हैं वो कायम करके तकरीबन 300 अफराद को महफूज मकामात पर पहुंचा दिया है। दूसरी जानिब हुआ यह है कि दूसरी जानिब अमरीकी सदर पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ डोनाल्ड ट्रंप से दोनों मुल्कों के वज़ीर आज़म की बात हुई है, जिसमें सदर ट्रंप ने कशीदगी में कमी पर जोर दिया है। इसी पे हम मजीद बात करते हैं। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन मेट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर अजमत हयात खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है कि आने वाले दिनों में ये भारतीय आबी जारियत के बायस क्या सूरत हाल पैदा हो सकती है। शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, भारत ने कौन कौन से दरियाओं में पानी छोड़ा है और इसकी वजह से पाकिस्तान के कौन कौन से इलाके हैं जो मुतासर हो सकते हैं? कि जो उनके डैम्स हैं, भाखड़ा डैम और पोंग डैम, ये थोड़े ऊपर हैं, लेकिन बारिश उससे नीचे हुई और वो जो पानी है वो अब उसका रास्ता यही है कि वो दरिया के ज़रिए पाकिस्तान की तरफ आए। तो इन 2 दरियाओं में का जो पानी है वो इंडिया की तरफ से आता है और वो अगर वहाँ उनके डैम्स फिल हो जाते हैं तो वो पानी छोड़ते हैं, जिससे ये फिर प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा जो इजाफी पानी आ रहा है इसके असरात कब तक नज़र आएंगे और हमें इसके लिए क्या तैयारी रखना होगी? ये जो पानी जो है ये तकरीबन मज़ीद इसको 24 घंटे लगेंगे, यानी कि 21 तारीख की रात को ये हमारे पास इसका यानी जो 20 और 21 की रात दरमियानी रात है उसमें ये पानी हमारे पास पहुंचेगा, जो तकरीबन 80,000 90,000 क्यूसेक का पानी होगा, जिससे मीडियम लेवल का फ्लड इस सतलुज रिवर में होगा।
तो वो उससे फिर जो हमारे जो कम्युनिटीज़ हैं, जो चूँकि ये सतलज एक डेड रिवर के तौर पे अब ये काम करता है, मैक्सिमम लोग इसमें काश्तकारी और अपने भेड़ बकरियां इसमें पालते रहते हैं, लेकिन वन से ब्लू मून जब इसमें पानी आता है तो फिर ये थोड़ा एवेकेशन का इशू होता है। लेकिन अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है कि हम अपनी कम्युनिटीज़ को मोबिलाइज़ करें, उनको बचा लें, ताकि जो है किसी किस्म वाले नुकसान ना हो। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि हर बार यही मसला होता है कि भारत पानी छोड़ देता है, पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल देखना पड़ जाती है। दिस इज़ नॉट न्यू टू अस। इसका मुस्तकिल हल क्या हो सकता है? डैम वगैरह बनाने चाहिए, ये तो हमारी जनरल इंफॉर्मेशन है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ मेजर्स हैं जो हम उठा सकते हैं? जी, इसके जो मुस्तकिल हल के लिए हमारे पास जो सतलज और ये जो कि प्लेन एरिया है, यहाँ पे कोई डैम ज़रा तो बन नहीं सकता कोई, जिसके लिए क्योंकि डैम बनाने के लिए कोई एक रिलेटिवली फ्लो थोड़ी सी स्टीप होना ज़रूरी है। यहाँ चूँकि इंडिया साइड में भी ज़मीन लेवल है, इधर भी तकरीबन सेम लेवल पे है, तो अगर आप इधर पानी रोकेंगे तो पीछे जाएगा वो, मतलब उसका कोई आप इन्वेस्टमेंट करेंगे भी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसका यही है कि हम अपने जो कम्युनिटीज़ हैं उनको एजुकेट करें, ताकि वो जो रिवर बेड्स हैं, जो रिवर दरिया के रास्ता है, वो ऑक्यूपाई ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे डॉक्टर अजमत हयात बात कर रहे थे। लेट अस मूव ऑन, और हमें इस वक्त ज्वाइन करें तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर शहबाज गिल। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज फिर हमारे लिए टाइम निकाला। ये बताइएगा सबसे पहले तो कि कश्मीर के मामले पर आलमी सतह पर मुँह की खाने के बाद अब भारत आबी जारियत पर उतर आया है। पूरी हमने डिटेल्स दी हैं। अभी पंजाब हुकूमत ने इस सिलसिले में क्या तैयारी की है? जी आपका बहुत शुक्रिया। देखिए पहली दफ़ा नहीं, आपको पता है कि इंडिया कोई ऐसा मौका नहीं जाने देता जब वो अपनी मुनाफ़कत ना दिखा सके या पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे। ये बदकिस्मती है, हमसाए बदले नहीं जा सकते। हमसायों को ऐसी जो कुदरती आफात हैं उसमें एक दूसरे के साथ तावन करना चाहिए। हमारा मज़हब भी ये सिखाता है, और कोई भी मज़हब हो, कोई भी इखलाकियात हो, यही सिखाती है कि बनी नौ इंसानियत के लिए आसानी पैदा करनी चाहिए। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो सुन्नत है कि अगर कोई कांटा पड़ा हो तो वो उठा के फेंक के जाओ साइड पर, ताकि किसी और के पाँव में ना लगे। तो हम तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते कि हम किसी के साथ करेंगे या कोई हमारे साथ करेगा। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इंडिया का ये वतीरा है, वो हमेशा ये करते हैं, और जब कभी वो प्रेशर में होते हैं, वो कश्मीर की सिचुएशन हो या इवन वो अगर हमसे क्रिकेट मैच ही हार जाएं तो उसका बदला वो लेते हैं कि वो पानी छोड़ते हैं। लेकिन हमारी हुकूमत पूरी तरह से इससे तैयार है। जो भी हम इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आगे हम इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं। आपको पता है कुदरती आफात, वो कैरोलिना की रियासत USA में आए या वो मियामी में आए, तो कुदरती आफात के सामने तो एक ही इलाज होता है कि सरबसजूद हों, अपने खालिक से माफ़ी मांगें हम सब, और अल्लाह मियाँ से दुआ करें कि अल्लाह मियाँ हमें महफूज रखे, क्योंकि कुदरती आफात के सामने इंसान का कोई इंतज़ाम जो है वो काफ़ी नहीं होता। अच्छा शहबाज साहब, ये बताइएगा कि भारत जो कुछ कर रहा है, ज़ाहिर है ये सिंतास और दीगर मुआहदों की सरीहन खिलाफ वर्जी है। क्या हुकूमत ने यह मामला बैनुल अक़वामी सतह पर उठाने का सोचा है? जी बिल्कुल, जैसा आपने देखा अभी जो कश्मीर में हो रहा है, उसके बाद ये जो अभी पानी के मामले में हमारी चल रही है उनसे बातचीत, तो इस पर वज़ीर आज़म साहब ने एक आला सतही कश्मीर पर कमेटी बनाई हुई है, और मुझे कभी यकीन है कि वही कमेटी जो है इस चीज़ को भी ज़रूर देखेगी, क्योंकि पानी का मसला भी एक बहुत अहम मसला है पाकिस्तानियों का, और भारतीय एग्रेशन इसमें किसी सूरत भी जो आलमी कवानीन हैं उनकी खुली खिलाफ वर्जी भारत कर रहा है, और किसी सूरत भी ये आलमी जो इखलाकियात है उस पर भी पूरी नहीं आती है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि भारत की जानिब से दरियाओं में पानी छोड़े जाने का जो किस्सा ऑब्वियसली नया नहीं है, पूरी हमने डिटेल्स भी दी। आप खुद बता रहे थे कि किस रीजंस की वजह से ये हो जाता है। वो जब भी किसी भी वजह से दबाव में आते हैं तो ये हर बार ज़रूर आजमाते हैं। इंडियंस की बात हो रही है, इसे कंट्रोल करने के लिए हमें ज़्यादा डैम बनाने चाहिए, इनकी ज़रूरत है। क्या हुकूमत इस जानिब कुछ सोच रही है? ऑल्टरनेटिव कोई सोचा गया है? जी बिल्कुल, हुकूमत को इस जानिब पूरी तरह से इदराक है इस बात का, लेकिन मुसीबत हमारे लिए सबसे बड़ी ये कि हमारा पहले 65 सालों में 6000 अरब जो है वो कर्जा था। उस 6000 अरब में हमने तरबेला बनाया, मंगला बनाया, हमने यूनिवर्सिटियाँ बनाई, हमने एटम बम बनाया, हमने मोटरवेज़ बनाई, और उसके बाद ये आ गए जिन्होंने मुल्क को लूटा, बुरी तरह से लूटा, और सिर्फ 8 सालों में ये 8 से 10 सालों में ये हमें 24,000 अरब कर्जा छोड़ के गए। पहले 65 सालों में या 62 सालों में जो कर्जा था वो था
6,000 अरब, और ये कितना उसके ऊपर चढ़ा के गए 24,000 अरब, और टोटल कर दिया इन्होंने 30,000 अरब। तो अब इनसे पूछिए कि इस 24,000 अरब में कितने डैम बनाए? पहले 6,000 में तो 2 डैम बन गए थे। अब हमारी मुसीबत इस टाइम ये कि हम पे कर्जा इतना ये चढ़ा के गए 30,000 अरब कि हम वो कर्जा वापस करें या इन चीज़ों पर। तो इंशाल्लाह पहले, क्योंकि कर्जा वापस करना है जो मुल्कों से लिया हुआ है, उनकी किस्तें आ रही हैं, जैसे ही हमारे पास फंड्स की अवेलेबिलिटी होती है, ये डैम हमारी पहली प्रेफरेंस है। 2 डैम्स बड़ों के ऊपर काम शुरू हो गया हुआ है, मजीद डैम भी बनाएंगे और अपने पानी को आने वाले वक्त भी बचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर शहबाज गिल हमसे बात करते। डेफिनेटली जो तरीके जो अल्टरनेटिव सोचे गए हैं, इट इज़ परहैप्स अबाउट टाइम कि इनको इन प्लेस भी किया जाए, बिकॉज ये तो ऑलमोस्ट हर साल की बात है। मेरा ख्याल है हम सबको ही कि अब माजी की बातों से निकल कर मुस्तकबिल की तरफ सोचना चाहिए, क्योंकि जब तक हम माजी को पकड़ के बैठे रहेंगे मुस्तकबिल की बेहतरी के लिए हम ना कुछ सोच सकेंगे ना कुछ कर सकेंगे। होना तो एक प्रोग्रेसिव सोच रखता और एक अभी तक इस किस्म की हरकतें हो रही हों, तो फिर आप वैसे ही आगे नहीं बढ़ सकते। अच्छा जी, एक अहम इशू, एक अहम मुद्दा जो इसकी वजह से बड़े लोग परेशान हैं, क्योंकि बड़े लोगों को ये डायरेक्टली हिट करता है। गुज़श्ता 5 सालों में बड़ी तरक्की के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक बार फिर 2014 की सतह पर डगमगा रहा है। सरमायाकारों की परेशानी कम कैसे हो? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मई 2017 में 53,000 पॉइंट से ज़ायद पर था और ये एक रिकॉर्ड था। उस वक्त अंदाज़ा किया जा रहा था कि इंडेक्स मज़ीद बढ़ेगा, लेकिन सियासी अदम इस्तेहकाम और दीगर मामलात के बायस सरमायाकार बेएतमादी का शिकार हुए और इंडेक्स गिरने लगा। गुज़श्ता साल अगस्त में 100 इंडेक्स 42,000 पॉइंट्स पर था, जो अब 28-29,000 पर खड़ा है। ये 30% से ज़ायद की कमी है। एक अंदाजे के मुताबिक पिछले 2.5 साल में स्टॉक मार्केट से $60 अरब निकल चुके हैं। स्टॉक मार्केट्स मईशत का अहम आशारियाँ मानी जाती हैं। पाकिस्तान में मार्केट के मौजूदा हालात में बड़े इन्वेस्टर्स शायद फिर थोड़ा रिस्क ले लें, लेकिन दरमियाने दर्जे के सरमायाकारों के लिए हालात इंतहाई इनफैक्ट इम्पॉसिबल। लेकिन आपको ये भी बता दें कि बहरहाल गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 8 रोज़ की मुसलसल मंदी के बाद कारोबार का मुस्बत दिन रहा और अल्लाह करे ये सिलसिला जो है और आगे बढ़े। इसी के हवाले से हमारे गेस्ट ने ज्वाइन किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डायरेक्टर आबिद अली हबीब के साथ स्टूडियो में मौजूद है। दिस इज़ एक्सपेक्टेड, ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट है, अप्स एंड डाउन्स चलते हैं, लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी डायरेक्टली इफेक्ट करती है स्टॉक मार्केट को। हाउ डू यू फोरसी द टाइम्स जो इस वक्त हैं? देखें, एज यू सेड, स्टॉक मार्केट इज़ ऑलवेज अ रिस्की बिजनेस, ये तो हमें पहले समझ लेना चाहिए। दूसरी बात ये कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो स्टॉक मार्केट की प्राइसेस की वॉलेटिलिटी को जो गैज कर सकते हैं, डिटरमिन करते हैं, और उसको आप मुख्तलिफ तरीके से गैज भी कर सकते हैं। उसका तरीका यही है कि जैसे आपने कहा कि पिछले 5 साल में मार्केटें जैसे बढ़ती गई और फिर अब उस लेवल पे आ गई है जो 5 साल पहले के बॉटम पे थी, वो ऑलमोस्ट 30,000 इंडेक्स के भी नीचे लेवल पे आ गई। उसकी वजह ये थी कि जो बेसिक वजह जो है मेरे ख्याल में वो ये है कि पहले डिस्काउंट रेट जो है 6.25% था, आज डिस्काउंट रेट जो है कोई 13.25% है, और मज़ीद जिस तरह IMF के साथ डील हुई है उसमें जो एक्सपेक्टेड यही है कि मज़ीद एक आधा % और भी बढ़ सकता है, तो विच डायरेक्टली हिट्स द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द इंडस्ट्रीज़। बेसिकली जो इंडस्ट्रीज़ जो हैं जिस हिसाब से प्रॉफिट करेंगी उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं अपने शेयर होल्डर्स को। तो जैसे रिटर्न्स, अगर डिविडेंड यील्ड और रिटर्न्स जो हैं वो बेहतर होंगे तो इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन जैसे ही इन्वेस्टर्स जब देखते हैं कि रिटर्न्स कम होना शुरू हो गए हैं तो ख़ास तौर पे इंस्टीट्यूशनल, और ये रिटर्न आबिद साहब इसलिए कम हो रहे हैं क्योंकि आपका डिस्काउंट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एब्सोल्युटली। तो अगर हम ले मैन को, एक आम आदमी को इस वक्त समझाना चाहें, व्हाट डू यू मीन हियर बाय डिस्काउंट रेट? डिस्काउंट रेट पॉलिसी रेट्स होते हैं जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है जो एक डिटरमिन करता है कि इस रेट्स पे जो है बैंक्स जो है वो कर्जा देंगे। तो जब बैंक्स एंटरप्रेन्योर्स को, इंडस्ट्रीज़ को जब महंगा कर्जा देते हैं तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट ऑफ जो डूइंग बिजनेस बढ़ जाता है। इसी तरह दूसरी उसका स्पायरल इफेक्ट आता है और उसकी वजह से उनकी जब प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस पे उसका इफेक्ट आना शुरू होता है। नंबर 1। नंबर 2, जो रुपी डॉलर पैरिटी है, आप देखें इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में रुपी डॉलर पैरिटी, क्योंकि इस मार्केट में बहुत ज़्यादा कोई 30-35% फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है ना वो काम कर रहे हैं इस वक्त।
फॉरेनर्स ने स्टॉक मार्केट से इन्वेस्ट किया हुआ है, तो ऑलमोस्ट उनकी जब वो और उनका इंटरेस्ट ये होता है कि पहले रुपी डॉलर पैरिटी वो स्टेबल हो, क्योंकि जब वो फॉर एग्जांपल एक बात है, वो $100 इन्वेस्ट करते हैं और अगर जब वो वापस जा रहे होते हैं तो 150 रुपीज़ का अगर हो जाएगा, तो अगर वो 50% गेन भी करते हैं तो वो ब्रेक इवन पे रहते हैं। अगर 50% का डीवैल्यूएशन हो गया है पिछले 1.25 साल में, तो उनके लिए फिर वो अट्रैक्शन नहीं रहता। उनका अट्रैक्शन ये होता है कि वो जब डॉलर्स में लेके जाएं, क्योंकि वहाँ पे वो अपॉर्चुनिटी उस लेवल की नहीं होती जो हमारे कंट्री में, जो डेवलप कंट्रीज़ में जो होती हैं, जिसमें क्योंकि रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है। एक तो रिस्क फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, सिक्योरिटी, इसके अलावा रुपी डॉलर पैरिटी का भी बहुत बड़ा रिस्क होता है। लेकिन अगर आप पिछले 20 ईयर्स की हिस्ट्री देखें तो रुपी डॉलर पैरिटी एवरेज 6% रही है, लेकिन पिछले 1.25 साल की रुपी डॉलर पैरिटी की 48%, जो कि बहुत ज़्यादा है। अच्छा आबिद साहब, थोड़ा सा सॉरी टाइम कम है, आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि देयर इज दिस थिंग इन द मार्केट एज वेल कि हुकूमत जो है वो 20 अरब रुपए जो है, दे आर गोइंग टू पंप 20 अरब रुपए इन द स्टॉक मार्केट। आप ये बताएं कि इन्वेस्टर, कहा यह जा रहा है इन्वेस्टर्स एक्चुअली आर वेटिंग फॉर दैट टू हैपन, ऐसी कोई बात है? देखें, स्टॉक मार्केट जो है वो दिस इज़ अ मोनोपोलिस्टिक बिजनेस, एक नेशनल इंस्टीट्यूशन है। इसमें जब भी इन्वेस्टर्स जो है वो जब इन्वेस्ट कर रहा होता है, तो इस वक्त मार्केट में इशू है क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस का। मार्केट में पैसों की ज़रूरत नहीं है, सच लिक्विडिटी बहुत आ सकती है, सिर्फ अट्रैक्शन देना होता है आपको। जिस तरह हमने बात की अभी, डिस्काउंट रेट बढ़ने से दूसरे मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट जैसे फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़, आज कमर्शियल बैंक्स 13% के फिक्स रिटर्न्स दे रही हैं। आज से 1.5 साल पहले वही कमर्शियल परसेंट दे रही थी। तो उसको अट्रैक्ट करने के लिए आपको एक सेंटीमेंट को बनाना होता है। इस वक्त बहुत नेगेटिव सेंटीमेंट्स हैं, सेंटीमेंट थोड़े से पॉजिटिव हो जाएंगे। जैसे आपने कहा कि कल के दिन की मार्केट की तेज़ी हुई बहुत सारे सेशंस के बाद, तो आज एक साई ऑफ रिलीफ मिला है इन्वेस्टर्स को। इसी तरह कुछ दिन तक अगर मार्केट चलती रहे तो ऑटोमेटिकली लोगों का एक मोमेंटम डेवलप होगा। अच्छा, मोमेंटम डेवलप होने की आबिद साहब आप बात कर रहे हैं, अब जो पॉलिसीज़ हैं वो तो हैं, ज़ाहिर है बजट भी आ गया, उसमें जो तय होने, सॉरी एक चीज़ जो मैंने पूछा, वो कहा 20 बिलियन रुपीज़ का फंड, वो आ रहे हैं। 20 बिलियन रुपीज़ का फंड जो है वो हमें प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग में कमिटमेंट किया गया था। अच्छा। कि 20 बिलियन रुपीज़ का फंड जो है स्टॉक मार्केट में वो इन्वेस्ट करेंगे। This is not a बेनज़ीर income fund. This is not बेनज़ीर support fund. This is market stabilization fund. ये उनका ही इन्वेस्टमेंट होगा और उनका ही रिटर्न होगा। ये इसी तरह है जिस तरह फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये इसी तरह है जैसे यहाँ पे बैंक्स इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये इसी तरह है जिस तरह म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करते हैं। और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, 2008 में भी इस तरह का फंड जो है वो डेवलप हुआ था। Does it help? उसकी वजह से देखें, उसके 2 फ़ायदे हुए। एक तो आपने 17 अरब रुपए इन्वेस्ट किया 2008 में, और 2014 में उसकी वैल्यू 42 बिलियंस थी। वो आपने उसको सेल किया और गवर्नमेंट को इसका एडवांटेज मिल गया। दूसरा एडवांटेज क्या मिला, उस वक्त की मार्केट में इसी तरह की सिचुएशन थी कि क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस था, इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा डर गया था, बहुत शॉर्ट टाइम में वहाँ पे भी डिवैल्यूएशन हुआ था, वहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ गए थे, और उसने फिर सपोर्ट किया था और जनरल इन्वेस्टर्स फिर चलना शुरू हुए। और 2008 के बाद 2014 में सिनेरियो चेंज हो गया, और उसके बाद हमने देखा 2016 में, जैसा आपने कहा, 53,000 के पीक पे चला गया, और 53,000 पे भी जब गया था तो बातें यही हो रही थी कि 60,000 पे चला जी, लेकिन जाहिर है उसके बाद इंस्टेबिलिटी और वो सारा कुछ। लेकिन अगर ये पैसे आ जाएं जो कि गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट होगी तो एतमाद दूसरे इन्वेस्टर्स का बढ़ेगा, बिकॉज इफ गवर्नमेंट इज इन्वेस्टिंग तो वो कहेंगे कि फिर लोगों को भी करना चाहिए। दिस इज ऑल द टाइम वी हैव फॉर टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इधर आने का। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डायरेक्टर आबिद अली हबीब हमसे बात कर रहे थे। जनाब, और जितने लोग लिख रहे हैं कि आज उनकी सालगिरह है, तो हमारी तरफ से आज जो भी सालगिरह मना रहा है उन सबको हैप्पी बर्थडे। वैसे पता है, आई डोंट लाइक समर की जो सालगिरह होती हैं, आपको पता है ना, मेरी भी पिछले महीने थी जुलाई में, तो व्हेन आई वाज इन स्कूल वो वाली सालगिरह को सेलिब्रेट करना और क्लास फेलोज को और सारों को बुलाना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज एवरीबडी यूज्ड टू बी अवे। मतलब मेरे बचपन में आई डोंट
रिकॉल कि मेरी क्लास फेलोज के साथ यू नो व्हेन यू आर 8, 9, 10, 11, 12 टाइप कोई बर्थडे एज सच हुई होगी, पहले ही करनी पड़ती है। Yesterday I was actually talking to somebody, क्योंकि हुसैन की, मेरे बेटे की भी सालगिरह आने वाली है, तो एक और दोस्त थी, उसकी भी बच्चे की सालगिरह जो है वो सितंबर में आती है, तो कहती है अब्दुल्ला क्या है कि हम सब बच्चों की सालगिरह, हमारे सबके बच्चों की सालगिरहें अगस्त या सितंबर में होती हैं। तो एक ही जवाब था मेरे पास, फिर आप लोगों को रिसर्च करना चाहिए। रिसर्च की क्या बात है, क्योंकि हमारी शादियां सर्दियों में होती हैं। हो गई रिसर्च, अब कुछ और बात करने की इजाजत कुछ रह गया? ख्याल है कि टॉप स्टोरी ऑफ दिस आवर। ऑलराइट, लेट्स डू दैट। जो एपीसी में नहीं आए वो मुश्तरका एहतजाज में क्या आएंगे? शहबाज शरीफ और बिलावल के इशारे वाज़े हैं, मौलाना फजलुर रहमान समझने की कोशिश करें। बन्नू में पोलियो फैलने की वजूहात साफ जाहिर हैं। ताजरों के इकदाम से जाहिर होता है कि मामला कितना संगीन है। वज़ीर आज़म ने खुद मुदाखलत करके बर वक्त इकदाम किया है। और क्रिकेटर हसन अली ने अपनी मेहंदी पर सब्ज चोला पहन लिया। दुबई में सामिया खान को उरूसी जोड़ा पहनाकर आज घर ले आएंगे। How adorable these two are looking together. But what do you mean by सब्ज चोला, उरूसी जोड़ा? मतलब कपड़े पहने थे, ज़ेब तन कर लिए। देखिए जब शादी होती है ना तो ये सारी, वैसे हम सारी उम्र कपड़े पहनते हैं, लेकिन जब शादी होती है तो हम ज़ेब तन कर लेते हैं। और उरूसी जोड़ा, वैसे उरूसी जोड़ा मतलब why do हम इतना मुश्किल क्यों कर देते हैं? हम सारी उम्र वैसे फॉर्मल कपड़े पहनते हैं, कहीं इवेंट भी होता है, लेकिन शादी में भी वो होता फॉर्मल है, लेकिन वो उरूसी हो जाता है। ये हमारी कल्चरल खूबसूरती है। हाँ, बट व्हेन यू सेड इट साउंड्स फनी, वरना तो खूबसूरत ही लग रहा था, आपके कहते ही फनी सी चीज़ हो जाती है। अच्छा, लेकिन हम चूँकि बात कर ही रहे हैं, हसन अली की शादी हो रही है, तो वी विल शो यू सम पिक्चर्स हेयर। एक दफ़ा फिर आपको बताते हैं कि फास्ट बॉलर हसन अली का निकाह दुबई में रिहाइश पजीर सामिया खान से आज होगा, दुबई में ही होगा। गुज़िश्ता रोज़ ये लें जी तस्वीरें भी आ गई, मेहंदी की तकरीब थी। ये क्या डेजर्ट सफारी में मेहंदी की है इन लोगों ने? What an innovative idea! मुझे तो ये सफारी की मेहंदी बड़ी अच्छी लग रही है, आपको पता है? नहीं, it's a very unique idea। भाई घूम फिर क्या रहे हैं, मेहंदी भी कहाँ घूम फिर? अच्छा नहीं, सारे मेहंदी बॉयज जो है ना पहुंचे हुए थे लाल कुर्ते पहन के। ओहो, देखो मैंने कहा था वशमल्ले होने वाला है और स्टार्ट हो गया। बड़ा डांस टूंस हुआ, बड़ा एंजॉय किया इन्होंने। तो क्या सारे दोस्तों को दुबई लेके गए होंगे? जाहिर है, वंडरफुल डेस्टिनेशन वेडिंग ही हो गई। तो ये तो अनदर PSL टाइप सिचुएशन लग रही है कि हर चीज़ हम दुबई में करेंगे, बट द गर्ल इज़ फ्रॉम दुबई, इसलिए नेचुरली फंक्शंस वहाँ होंगे। हसन अली ने सब्ज रंग का कुर्ता और सफ़ेद शलवार कमीज ज़ेब तन की। हाँ देखें, हम पहनते नहीं हैं, हम शादी पे कपड़े ज़ेब तन करते हैं, आपको पहले भी बताया मैंने। मेहमानों की पाकिस्तानी और चाइनीज़ खानों से तवाज़ो की गई है। वैसे अच्छा लग रहा है ये जो कलर कॉम्बिनेशन है ना ऑफ द रेस्ट ऑफ द बॉयज। शादाब भी नजर आ रहे हैं मुझे। I don't think it suits the, I don't think ये कलर इनको सूट कर रहा है। ये this is too orange red। ये तस्वीरें थोड़ी सी ऑफ हैं क्योंकि गालिबन लाइट कम है, अदरवाइज ये प्योर रेड ही होगा मेरा ख्याल है। दिस इज अ लिटिल ऑरेंज रेड, है ना? अच्छा, तो हम देख रहे हैं शादाब खान ने भी खूब हल्ला गुल्ला किया और भंगड़े भी डाले और सफारी तो चल ही रही थी। तो निकाह आज है, But why don't we have any pictures of the girl? हमने दुल्हन नहीं दिखाई इनकी। दुल्हन नहीं दिखा रहे हैं। अच्छा, दुल्हन हम आज दिखाएंगे। वैसे सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, सोशल मीडिया पे तस्वीरें फैली हुई हैं। वैसे हाँ भाई दुल्हन दिखाएं, भाई दुल्हन दिखाएं ना। हाँ नहीं, ये थोड़ी ये दुल्हन तो नहीं नजर आई इसमें। ये दुल्हन। अच्छा ठीक है। इनका प्री वेडिंग शूट जो है ना वो खासा इंस्टाग्राम पे आया हुआ है, तो वो आप देख सकते हैं। Oh, how nice! Please show us these pictures. हाँ प्लीज प्लीज। अच्छा आपने, अच्छा वो जनरेटर भी किया इन्होंने। ओह ये तो मैंने अब देखा। मुझे बहुत ही अच्छी इनकी शादी लग रही है। इट सीम्स लाइक सो मच फन, एक्सेप्ट हम नहीं। यार आई एम सॉरी, थोड़ी सी फरमाइश है, जनरेटर हम भी हम दोबारा दिखाना चाहेंगे, बिकॉज वो जनरेटर जो है ना मिस हो गया था हमसे। चलिए आगे दिखाते हैं। बहुत सी तस्वीरें हैं बाय द वे, अगर हम ना भी दिखा सके ना, सोशल मीडिया भरा हुआ है, तो आप जरूर गूगल कर लेना। एंड आई फाइंड द ब्राइड टू बी सो प्रिटी, इतनी अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा जी, ओके मूविंग ऑन। और हम आपको बताना चाहते हैं कि जरा ऑपोजिशन क्या कर रही है। लग रहा है कि जरा ऑपोजिशन थकसी गई है या परेशान है या कुछ और वजूहात हैं। एपीसी में ना शहबाज शरीफ आए ना बिलावल ने शिरकत की।
मौलाना फजलुर रहमान की मुत्तहिदा अपोजिशन की कमर टूटती नजर आ रही है। सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद की नाकामी के बाद मौलाना फजलुर रहमान की कोशिशों से अपोजिशन इत्तेहाद न टूटा, लेकिन कल की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ कमर में तकलीफ के बायस और बिलावल भुट्टो दौरा गिलगित बल्तिस्तान के बायस शरीक नहीं हो सके, तो तनकीद का मौका तो ज़ाहिर मिल गया लोगों। बिल्कुल जी, तनकीद का हुकूमत को खास तौर पर तनकीद का मौका मिल गया। वज़ीर आज़म की मावन खसूसी फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने एक बार फिर मौलाना के साथ हाथ कर दिया और एक दूसरे से सच ना बोलने वाले कौम से कैसे सच बोल सकते हैं, ये उनका सवाल था। दोनों बड़ी अपोजिशन जमातों से दीगर कायदीन शरीक तो हुए, लेकिन इस सूरत हाल में तवक्को किसी को ना थी कि कोई ठोस फैसला होगा। मौलाना ने बताया कि अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ वफाकी दारुल हुकूमत में मुश्तरका धरना देगी, लेकिन ऐलान 29 अगस्त की APC में होगा। तमाम जमातों ने इस पर इत्तेफाक किया कि हम इस्लामाबाद मुत्तहिदा तौर पर आएंगे और यहाँ पर इस हुकूमत के खात्मे के लिए आखिरी कील ठोंकेंगे। लेकिन सरदस्त हमने रहबर कमेटी को ये कहा है कि वो एक हफ्ते के अंदर अंदर चार्टर ऑफ डिमांड तय कर ले, हर पार्टी उसमें सिफारिशात दे, ताकि हम जब मुतालबात इस्लामाबाद की तरफ आएँ तो तमाम पार्टियों का एक मुत्तफ़क़ा मुतालबा और उसका चार्टर सामने होना चाहिए। इसी पे बात करते हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता तारड़ साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया अता तारड़ साहब। ये फरमाइएगा कि मौलाना फजलुर रहमान ने एक अहम APC बुलाई थी जिसमें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की संजीदा शिरकत नज़र नहीं आई। क्या सेनेट इंतखाबात में जो हुआ उसके बाद मुत्तहिदा अपोजिशन वाली बात ख़त्म हो गई है, या मोराल बहुत डाउन है, या क्या और वजह? एंड ये कहना कि गैर संजीदा लिया गया, आई डोंट थिंक दैट्स ट्रू। देखें, सेहत अल्लाह ताला के हाथ में, अल्लाह ताला सबको अच्छी सेहत में रखे। बट आप देखें कि हमारी तरफ से आज हमारे पार्लियामेंट्री लीडर जो हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उसके बाद हमारे सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल साहब, उसके बाद हमारे वाइस प्रेसिडेंट अयाज सादिक साहब, तो ये हमारी पार्टी की क्रीम है और सीनियर मोस्ट लीडरशिप है, तो इन्होंने APC के अंदर शिरकत की। एंड आई डोंट थिंक कि कोई जो जॉइंट अपोजिशन है उसको कोई धचका लगा इस चीज़ से। हमने बड़ी संजीदगी के साथ, और ये सारे हमारी पार्टी के डिसीजन मेकर्स हैं जो इसमें शरीक हुए, पीपल्स पार्टी की तरफ से बड़े सीनियर लोग मौजूद थे। तो आई थिंक हर चीज़ का एक तसलसल होता है और इस APC के बाद एक और नशिस्त भी होनी है। तो आई डोंट थिंक कि अपोजिशन को कोई इसमें कोई डिवीजन नज़र आई है। वी हैव टेकन इट वेरी सीरियसली एज अ पार्टी, वी इंटेंड टू टेक इट वेरी सीरियसली, और हम अभी भी इसको बड़ा तार साहब, आपसे हम ये भी पूछना चाहेंगे, ऑब्वियसली अभी आप हमारे साथ हैं तो बता दें कि शहबाज शरीफ साहब की तबीयत अब कैसी है और वो कब तक मुकम्मल फिट हो जाएंगे? सियासी सरगर्मियों में फ़ाल होने के लिए उनको कितना आपको लगता है टाइम है? बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। शहबाज शरीफ साहब का क्रॉनिक बैक का जो इशू है वो अर्ली 90s में उनको शुरू हुआ था, और अभी जब ये नैब के हुकूमत खाने में थे तो बैक का प्रॉब्लम रिकर किया ड्यू टू लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ मूवमेंट। अनफॉर्चुनेटली अभी 14 अगस्त के फंक्शन के दौरान उनको एक पुश लगा जिससे उनकी बैक में कुछ चोट आई, और उस वजह से डॉक्टर्स ने उनको जो है वो रेस्ट एडवाइस किया है। आज आफ्टरनून में दोबारा डॉक्टर्स उनको रिव्यू करेंगे उनकी कंडीशन को, और उसके बाद मज़ीद बता सकेंगे। बट इनिशियली डॉक्टर्स का ये ख्याल था कि उनको मुकम्मल बेड रेस्ट करना चाहिए फॉर सम टाइम। तो आज इंशाल्लाह जब डॉक्टर्स रिव्यू करते हैं सिचुएशन को तो उसके बाद पता लगेगा कि अब मज़ीद जो है कितना रेस्ट रिक्वायर्ड होगा उनको, और मुकम्मल कब फिट हो जाएंगे रिन्यू हिज पॉलिटिकल एक्टिविटी। अता साहब, लास्टली सेनेट इंतखाबात में अपोजिशन के वोटों के हुकूमती जाने पर भी दावे तो बहुत किए गए, लेकिन कोई कार्रवाई नज़र आई नहीं है। क्या मुस्लिम लीग नून ने दरगुजर का फैसला किया है, या अभी भी आप इंतज़ार कर रहे हैं और कुछ देर बाद कोई कार्रवाई करेंगे उन लोगों के खिलाफ? हमारी देखें, जो सेनेट की इंक्वायरी कमेटी है वो राना मकबूल अहमद साहब जिन्होंने तकरीबन 35 साल अपनी ज़िंदगी के पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में सर्व किया, वो उसको हेड कर रहे हैं, और उसकी कई मीटिंग्स हो चुकी हुई हैं। ऑब्वियसली ये जो एक इन्वेस्टिगेशन का मरहला होता है ना जी, ये बड़ा सेंसिटिव होता है, बिकॉज इसके अंदर आप इंफॉर्मेशन भी गैदर कर रहे होते हैं, आप एविडेंस भी कलेक्ट कर रहे होते हैं जो भी आपसे हो सके। तो उसको हमने अभी पब्लिसाइज़ इसलिए नहीं किया कि हम चाहते हैं कि बड़ी जो है वो इम्पार्शियल तरीके से
और बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से ये इन्वेस्टिगेशन हो, और वो अपना डिस्क्रीटली जो है वो काम कर रहे हैं। एंड आई कैन अश्योर यू कि बहुत जल्द जो है वो फाइंडिंग्स जो हैं वो पार्टी मीडिया के सामने भी लाएगी, अवाम के सामने भी लाएगी, और इस पर जो करेक्टिव मेजर्स लेने वाले होंगे, जो डिसिप्लिनरी एक्शन लेने वाला, वो लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारर साहब हमारे साथ मौजूद थे। वो कहते हैं शहबाज शरीफ साहब इसलिए नहीं आए क्योंकि ही वाज नॉट वेल। वी जस्ट होप एंड प्रे कि उनकी सेहत ठीक हो जाए। लेट्स सी अब आगे अपोजिशन क्या स्ट्रैटेजी अपनाती है। कल जो APC हुई है वो तो कोई खास नतीजा खेज निकली नहीं है, और जाहिर है हुकूमत को बात करने का मौका भी मिला। मौलाना साहब का ये भी कहना है कि 29 को फाइनल जो प्लान है, जो भी उन्होंने आगे करना है, वो अगले हफ्ते जो है वो डिसाइड होगा। अच्छा जी, आलमी चैंपियन बॉक्सर आमिर खान ने इंस्टाग्राम पर अपने साथ रूनुमा होने वाले वाक़े की स्टोरी जो है वो शेयर की है अपने मद्दाहों के साथ, और मद्दाहों को ख़तरात से आगाह भी किया है। डूइंग दैट क्या किया अब्दुल्ला बताएं। जनाब उन्होंने बताया है कि वेरी मच एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम एंड स्नैपचैट कि एक शख्स आया, तस्वीर खिंचवाने की ख्वाहिश जाहिर की, जबकि वो पहले भी तस्वीर ले चुका था, और बाद में कोई गैर वाज़ेह बात करके उसने इनका मोबाइल चुराना चाहा। सो ही वाज जस्ट ट्राइंग टू स्टील देयर, स्नैच देयर मोबाइल, चुपके से गायब करना चाह रहा था। और ये वाक़या इस्तांबुल में पेश आया, जहाँ वो अपनी अहलिया के हमरा छुट्टी पर गए हुए थे, वेकेशन कर रहे थे, और उनकी अहलिया को उन्होंने कहा कि उनका सरेआम बॉक्सिंग करना पसंद नहीं है, वरना वो उस शख्स को बता देते कि मैं क्या कर सकता हूँ। अब एक चोर को भी वैसे सोचना चाहिए था, he should think better than trying to steal आमिर खान्स मोबाइल, बॉक्सर्स मोबाइल। मतलब क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आगे से क्या, वो भी वहाँ बैठा हुआ है उसके हाथ से ही। The chore should come up with some better idea. I think the chore just wanted to be famous also. The chore wanted to have his attention. आपको पता है कभी-कभार ये attention grabbing के लिए अजीबो-गरीब हरकतें भी कर लेते हैं। चोर भी नहीं होगा, I'm sure वो वैसे ही कह रहा होगा कि मैं जरा मशहूर हो जाऊंगा। क्या आमिर खान मेरे से बात कर लें या मेरी से इंटरेक्शन हो जाए इसी बहाने। कभी-कभार आप ट्विटर पे जो पब्लिक फिगर्स होते हैं उनको ऐसी जली कटी कोई इतनी जोर की कोई सुना देता है, ओनली बिकॉज दैट पर्सन वांट्स अटेंशन, ताकि जैसे वो माहिरा खान को किसी ने ट्वीट किया था ना, उस वक्त भी यही सोच रही थी कि उसने इसीलिए किया होगा ताकि माहिरा उनको जवाब दे, व्हिच इज सच अ यू हैव अ सैड लाइफ अगर आप इन हथकंडों पे उतर आए हैं। अच्छा जी, अभी हम जरा आगे बढ़ेंगे, और कुछ और लोग सैड होकर पता लग रहा है कि बाहर जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये भी हम आपको बताना चाहते हैं। पाकिस्तान में आइल्स इम्तहानात के उम्मीदवारों की तादाद में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। बड़ी तादाद में तलबा मुल्क से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अंग्रेज़ी ज़ुबान पर उबूर का इम्तिहान आइल्स उमूमन वही लोग देते हैं जो मुल्क से बाहर जाने के ख्वाहिशमंद होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ममालिक और वहाँ के तालीमी इदारों में दाखिले के लिए इस इम्तिहान में अच्छा स्कोर करना एक अहम शर्त होती है। ब्रिटिश काउंसिल के तहत किए जाने वाले इस टेस्ट के उम्मीदवारों की तादाद में हाल में बड़ा इजाफा देखा गया है। और जी आपको बताएं कि नौजवान टेस्ट की भारी फीस ये 32,000 रुपीज़ जो बनता है पर अपनी अंग्रेज़ी आजमा रहे हैं। सो एवरी टाइम दे गिव दिस टेस्ट जो फ़ी है, विच इज़ नॉट लाइक इतनी थोड़ी भी फीस नहीं है, मतलब 32,000 रुपये काफ़ी ज़्यादा है। और बाय द वे 32,000 अगर आपको अपना रिजल्ट अच्छा नहीं लगा तो बार बार आप दे सकते हैं ये टेस्ट। और इस हफ्ते भी सिर्फ कराची में 237 उम्मीदवार जो हैं उन्होंने शरीक वो हुए। और मतलब अच्छा जी, सारी बात हम कर लेते हैं। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं इस सिलसिले में, और हमें ज्वाइन किया है हबीब यूनिवर्सिटी से मुंसलिक करियर काउंसलर हैं जवाद जमाल। जवाद, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा जवाद, पहले शुरू में हुकूमत भी बहुत कुछ करती थी और वैसे भी एक रुझान था कि जी मुल्क से वो ब्रेन ड्रेन का एक कॉन्सेप्ट था कि निकल रहे हैं ज़्यादा गुड माइंड। लेकिन इस मरतबा तो नौकरियां ढूंढने लोगों ने पाकिस्तान नहीं आना था। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। हाँ, तो ये तो जवाद को हमने बुलाया क्यों, ये बताएंगे। बिल्कुल। तो क्यों जा रहे हैं बच्चे सारे बाहर? वेल यूनिवर्सिटी की वजह से जो आपने कहा कि स्टूडेंट्स हमारे बाहर जाना शुरू हो गए। आइल्स के 2 किस्म के टेस्ट हैं, जनरल ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो जो स्टूडेंट्स बाहर जाना चाहते हैं वो इसलिए क्योंकि आप जब वापस आएँ, अगर आप वापस आ रहे हैं तो वापस आके आप पे एक प्रीमियम लगता है। जो हमारी जॉब मार्केट में फ़ॉरेन ग्रेजुएट को एक एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, वो आपके लिए अनलॉक होता है अगर आप बाहर जाएं। अगर आप बाहर ना जाएं आपको कुछ जॉब्स तो मिलती ही नहीं है। तो हमारे एक पोस्ट कॉलोनियल माइंडसेट कह लें, कुछ भी कह लें, उसकी वजह से सबसे पहले ये मसला हो गया। दूसरा मसला नॉट जस्ट हियर, आप किसी मिडिल ईस्ट में कहीं भी जॉब कर लें, अगर आपके पास एक फॉरेन डिग्री है और आप पाकिस्तानी हैं तो यू गेट अ हायर पैकेज। यू डेफिनेटली गेट अ मच बेटर पे जस्ट बिकॉज आपकी फॉरेन डिग्री है। तो एक तो आप पे ये प्रीमियम लगता है। दूसरा, अ लॉट ऑफ पीपल सी इट कि आपके पास मौका है उस वक्त इमिग्रेट होने का,
कि अगर आप जैसे कनाडा चले गए, कनाडा में आपने अपनी यूनिवर्सिटी की, तो आपके पास पॉइंट्स ज़्यादा बनते हैं बिकॉज यू आर देयर। तो लोगों को लगता है कि ये आपकी शॉर्ट चांस है कि आप अपनी ज़िंदगी भर बाहर और लोगों को शायद ये गलत फहमी है कि कनाडा में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप वहाँ पे इमिग्रेशन का अपना प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। नहीं, यू हैव टू कंप्लीट योर डिग्री, कम बैक एंड देन अप्लाई फॉर द इमिग्रेशन। और वो जितना टाइम आपने कनाडा में गुजारा है वो काउंट नहीं होता। लेकिन फिर तो मैं ज़रूर ये ऐड करूँगी कि जो दुनिया बाद में जाने की कोशिश करती है, जब बच्चे वगैरह हो चुके होते हैं, फैमिली हो चुकी है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरा पहले मैं सोची थी बच्चे जा क्यों रहे हैं, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि बड़े फार साइटेड हैं कि अगर ये सोचते हैं कि अभी से हम पढ़ाई के साथ चले जाएंगे तो अच्छा। हमने स्टार्ट ये कॉन्वर्सेशन इस तरह की थी कि हम सवाल ये कर रहे थे कि बच्चे मुल्क छोड़ के क्यों जाना चाह रहे हैं, लेकिन सवाल तो अब ये बनता है कि जो जॉब मार्केट है वो क्यों प्रेफर करते हैं कि बाहर की डिग्री को हम ज़्यादा पैसे देंगे और उनको प्रेफर करेंगे। हमारी इतनी अच्छी यूनिवर्सिटीज इधर भी हैं, तो फिर तो कुछ इंसेंटिव ये इनको भी देना चाहिए कि आप अपने बच्चों को इधर ही रखें। कैसे रखें? बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन मसला ये है कि आई गेस पोस्ट कॉलोनियल माइंडसेट कहें या एक सिस्टम है कि आप अगर इंग्लिश अच्छी बोलते हो तो आपकी पे बढ़ती है, आपकी डेवलपमेंट अच्छी होती है, जस्ट बिकॉज हमारी सोसाइटी में प्रेजेंटेबल ज़्यादा है कि अगर ओ वाओ इसने बाहर किया है। आई गेस दूसरे इसका वजह ये भी हो सकती है कि एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। बाहर जाना इज़ नॉट चीप, लोकल इट इज़ नॉट चीप एट ऑल। यूनिवर्सिटी बाहर पढ़ना इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो आई गेस टू लेजिटिमाइज के ये बच्चे बाहर गए, इनको आपको थोड़ा सा तो वापस देना पड़ेगा वरना कोई बाहर जाए ही ना आई गेस। तो इट इज़ अ बिग प्रॉब्लम, आई अंडरस्टैंड के। अच्छा, ये आपने सिंस यू आर अ करियर काउंसलर, आप ज़ाहिर है कुछ अरसे से ये देख रहे होंगे, ऑब्जर्व कर रहे होंगे, अब 2-3 सालों में या 1 साल में या 4 साल में ट्रेंड ज़्यादा बढ़ गया या पहले भी उतना ही ट्रेंड था? क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरा है और मुझे लगता है कि रुपी हमारा इतना डिवैल्यू हुआ है कि अब अफोर्ड करना, और इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी फैमिली जिसका बड़ा अच्छा बिजनेस सेटल है, अच्छे पैसे वाले लोग हैं, उनके लिए बच्चों को पढ़ाना बड़ा मुश्किल हो गया है। एब्सोल्युटली, लेकिन एट द सेम टाइम आई थिंक इट्स ग्रोइंग बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा एवेन्यूज़ खुलते जा रहे हैं। 10 साल पहले अगर आप सोचें तो आप सिर्फ सुनते थे कि बच्चा US चला गया, UK चला गया, ऑस्ट्रेलिया चला गया, कनाडा चला गया, बट अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग मलेशिया जाते हैं, टर्की जाते हैं, जो इज़ लेस दैन 1/3 ऑफ द फ़ी इन बाकी ममालिक के। जो रिसेंट राइज हुआ है वो है जर्मन यूनिवर्सिटीज़ का। जर्मन यूनिवर्सिटीज़ आप सुनेंगे इज़ फ्री, इट इज़ ट्रू। उनकी कोई ट्यूशन फ़ी नहीं होती। अंडर ग्रेजुएट लेवल पे अगर आप सिर्फ जर्मन सीख पाएँ तो आपके पास बिल्कुल मुफ्त में पढ़ने का चांस है। तो एक्चुअली वो पाकिस्तान से भी आपको सस्ता पड़ सकता है। एंड जैसे ये अवेयरनेस बढ़ती जाती है लोगों में और लोग अट्रैक्ट होते जाते हैं और फिर एट द एंड ऑफ द डे आपने मुफ्त में या पाकिस्तान से सस्ती डिग्री हासिल की एंड वापस आके आपको उससे बेहतर जॉब मिल रही है, या ऑल्टरनेटिवली अगर आपको उधर ही जॉब मिल गई आप यूरोज में कमा रहे हैं। भी माशाल्लाह जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं वो कौन सी सस्ती हैं? बिल्कुल, बट दैट आल्सो मींस कि इकोनॉमिक्स प्ले अ बिग पार्ट। अगर मुझे यहाँ महंगा पड़ रहा है पढ़ना तो, और जर्मनी में या फिर और भी काफ़ी यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ फ्री है, तो फिर यहाँ तो दो बातें आ गई। एक तो पहले हमने ये कहा था कि बच्चे बाहर जा रहे हैं, मतलब क्यों प्रेफर करते हैं हम, एम्प्लॉयर्स क्यों प्रेफर करते हैं कि बाहर की डिग्री हो। दूसरा ये हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है। जिस तरह अभी आप जवाब ये कह रहे थे कि अंग्रेज़ी भी आनी चाहिए, वो कॉन्फिडेंस भी हम पाकिस्तान में बहुत अ लॉट ऑफ द टाइम्स, बिकॉज हम उस जगह हैं जहाँ जॉब्स के लिए यंग एडल्ट्स आते रहते हैं, होलिस्टिक आपकी ग्रोथ नहीं होती। मतलब मास्टर्स करके आएंगे, एमफिल प्रोग्राम में आप घुसे होंगे, लेकिन फिर भी बात करना नहीं आएगी, वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि कभी कभार आप हैरान हो जाते हैं देख के कि आपने वाकई मास्टर्स किया हुआ है अंग्रेजी में या इकोनॉमिक्स में या समथिंग। ये भी एक प्रॉब्लम है। मैं कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन अभी रिसेंटली मेरे इतने एनकाउंटर्स हुए हैं विद यंग एडल्ट्स एंड सो मेनी, एंड बहुत ही अनइम्प्रेसिव बच्चे थे। बहुत दुख हुआ, ये दुख हुआ, लिटरली दुख हुआ, बिकॉज यू नो हम एक्सपेक्ट करते हैं वाइब्रेंट नौजवान यंग ब्लड, बात भी कर सकते हैं, उठ बैठ भी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन देयर इज समथिंग wrong happening in the universities. Absolutely, I would say to your point कि quality of education क्या है, definitely हमारी थोड़ी बहुत तो lack करती है, because हमारे जो infrastructure शुरू से आ रहा होता है वो उस level का नहीं है जो बाहर से। मैं personally am also Germany, तो it's hypocritical अगर मैं बोलूँ कि अच्छा नहीं, गलत है, लेकिन मैं भी जब जर्मनी गया I saw कि उनका जो मैथ का लेवल है एक आम बच्चे का वो मुझसे ऊपर था, जबकि मेरी इकोनॉमिक्स की मास्टर्स है। तो उधर जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत कम एज से आ रहा होता है वो बहुत हाई है, बिकॉज एंड अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है,
जो टीचर्स होते हैं दे आर क्वालिफाइड टीचर्स। हमारे यहाँ क्या है, आपको अगर टीच करना है यू हैव टू बी नोबडी। आप कुछ भी, आप बस घर पे, यू जस्ट नीड टू बी विलिंग। इनफैक्ट आप जब बीए के बाद छुट्टियां होती है ना, तो तब आप करते हैं जवाब बहुत जल्दी से। बाय द वे ए लेवल और बीए की वो एजुकेशन वो सेम ही हो जाती है जल्दी से, क्विकली। जवाब अगर आप जर्मनी में पढ़ रहे हैं या यूरोपियन किसी और मुल्क में पढ़ रहे हैं तो वो लैंग्वेज उनको भी आइल्स चाहिए। यस, आइल्स चाहिए। अगर आपकी डिग्री पूरी इंग्लिश में होनी है तो तकरीबन सबको ओके जवाब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरा ख्याल है कि अगर होलिस्टिक, अगर आपको अपनी एक ग्रोथ चाहिए जिसमें पढ़ाई भी हो, दुनियादारी भी हो, तो फिर आई गेस अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो इट डज मेक सेंस, बिकॉज समहाउ आई डोंट नो, अगेन यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ से जब आप मास्टर्स करें, नॉट अबाउट एवरीबडी, लेकिन लॉट ऑफ द टाइम्स बच्चों में वो शऊर और वो कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो हेड ऑन जॉब मार्केट को फेस कर सकें। और सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ का हम इसमें कसूर नहीं भी कहेंगे, ओवरऑल स्कूल कॉलेज के लेवल से ही अगर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बिल्कुल ही ज़ीरो है तो आई वंडर कि किस तरह यूनिवर्सिटी में एकदम से तो नहीं इंजेक्शन कोई लगा सकते। सिर्फ पढ़ाई नहीं, उनको और कोई करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ चाहिए होती है, कोई रीडिंग का रुझान हो, कुछ बातें करने का रुझान हो, वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैं जरा अपनी उम्र से रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो बच्चों को, हुसैन को पोलियो के खतरे पिला दिए। तो ये जो है हम बताना चाहते हैं आपको, पोलियो मुहिम के खिलाफ एक बार फिर जहरीला प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और बन्नू में मुहिम खतरे में डालने की कोशिश भी हो रही है। पोलियो से सबसे ज़्यादा मुतासरा सूबे में इस तरह के हालात पैदा करने वाले यकीनन मुल्क दुश्मनी हो सकते हैं। ऐसी एक मिसाल पोलियो वायरस के सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाकों में शुमार किए जाने वाले बन्नू में आई है, जहाँ ताजरों ने सेल्स टैक्स के खात्मे तक इंसदादे पोलियो मुहिम के बॉयकॉट की धमकी दे दी है। पोलियो वायरस के हवाले से बन्नू हाई रिस्क जिला करार दिया गया है। इस साल मुल्क भर से पोलियो के 53 केसेस सामने आए हैं, जिनमें 30 का ताल्लुक जिला बन्नू से है। आपको ये भी बताएं कि हुकूमत ने 26 अगस्त से इंसदादे पोलियो मुहिम चलाने का ऐलान कर रखा है और बन्नू ट्रेडर्स एसोसिएशन के जो हैं वजीर कहेंगे शाह वजीर ने, बिल्कुल नाम है इनका शाह वजीर, उन्होंने हुकूमती टैक्सों के खिलाफ एक मुज़ाहका खेज एहतजाज के तौर पर अपने ही बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने से इनकार का ऐलान कर दिया है। छुप के पिला रहे होंगे वैसे। बड़ी अजीबोगरीब बात है, मतलब सेल्स टैक्स की आपकी लड़ाई चल रही है और आप अपने बच्चों को इतने बड़े खतरे में डाल रहे हैं। बच्चों का क्या लेना देना है? अपने आप को डालें किसी खतरे में, बच्चों का बच्चों का क्या? हुकाम ने इस रवैये को सरासर मुस्तरद कर दिया। सुनिए क्या कहा गया था उनकी तरफ से। इस वक्त दुनिया पोलियो फ्री बन चुकी है, सिवाय नाइजीरिया और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के। क्या आप चाहते हैं कि पाकिस्तान एक एटमी मुल्क होने के बावजूद अफगानिस्तान और नाइजीरिया के सब पे खड़ा रहे? तो ये जुल्म हम क्यों करना चाहते हैं? क्या ये दहशतगर्दी से कम है? कुछ नादान लोग ये कहते हैं कि जी हुकूमत ने सेल टैक्स लगाया इसलिए हम बच्चों को कतरे नहीं पिलाने देंगे। ये कौन सी हरकत है? ये हम किस दुनिया में रह रहे हैं? जो नादान लोग अपने ज़ाती मफाद के लिए पोलियो के कतरे पिलाने की मुखालफत कर रहे हैं, हुकूमत उनके खिलाफ एक्शन लेगी। किसी सूरत में इन लोगों को हम नहीं करेंगे। वैसे तो आपको ये भी बता दें कि हुकूमती रद्द अमल के बाद कई ताजिर तंजीमों ने ख़ुद को इंसदादे पोलियो मुहिम के बायकॉट से अलग कर दिया है, लेकिन एक तबका अब भी अपने मफादात पर अपनी आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल को भेंट चढ़ाने की ठाने बैठा है और वज़ीर आज़म इमरान खान भी इस पर खुश ऑब्वियसली नहीं है। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो वायरस बेकाबू होने का नोटिस ले लिया और कल वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में हंगामी इजलास तलब कर लिया है। इस बारे में अजीब व गरीब सी बात है कि आप अपने बच्चों का फ्यूचर जो है इस तरह दाव पे लगा रहे हैं। ख़ासतौर पे कल को कुछ अल्लाह ना करे कुछ हो गया, कोई 15-20 साल बाद बच्चों ने पूछा क्यों हुआ था, तो आप तब बताएंगे जी सेल्स टैक्स के अगेंस्ट हम लड़ रहे थे तो हमने। इट डज़ नॉट मेक सेंस। इसलिए कहते हैं कि अक्ल की कितनी कमी है। बट एनीवे जी, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर इत्तलात शौकत अली यूसुफजई हमारे साथ। शौकत साहब शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये बहुत अहम कॉज है, इसलिए हम इस पर बात भी करना चाहते हैं और करते रहते हैं। शौकत साहब, खैबर पख्तूनख्वा वो सूबा है जहाँ से पोलियो के सबसे ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं और नज़र ये आ रहा है कि पोलियो मुहिम के मुखालिफ प्रोपेगेंडे भी सबसे ज़्यादा वहीं हो रहे हैं। तो ये सब कुछ कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा? एटलीस्ट प्रोपेगेंडा तो कंट्रोल किया जा सकता है। देखिए, हमारा चूँकि बॉर्डर लगा हुआ है अफ़गानिस्तान के साथ, तो आपको पता है कि दुनिया में ये 3 ममालिक रह गए हैं, अफ़गानिस्तान, नाइजीरिया और पाकिस्तान, जहाँ पे ये पोलियो के केसेस आ रहे हैं। हम काफ़ी कोशिश करते रहे हैं, माजी के अंदर भी आप देखें पेशावर को हमने पोलियो फ्री बनाया था एक ज़माने में, लेकिन चूँकि हमारे पास उस वक्त फाटा था और फाटा में और जो अफ़गानिस्तान का रूट था वहाँ पे आना जाना बड़ा फ्लुएंटली होता था,
तो कुछ लोग जो फाटा के चले जाते अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान से वापस आते। इसी तरह पेशावर में बहुत सारे अफ़गानिस्तान के लोग रहते हैं, आना जाना उनका लगा रहता था, तो उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स आते रहे। और आज भी अगर आप देखें तो ये जो इश्यूज़ आ रहे हैं बनू के अंदर और पेशावर के अंदर, तो ये वही जो फाटा का सिलसिला चलता रहा। वहाँ पे चूँकि मॉनिटरिंग नहीं हो सकती थी उस वक्त, वो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर था, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी उस दौर में, और वो जो सिलसिला हमें रह गया। इस दफ़ा चूँकि फाटा का इंतज़ाम हो चुका है, अब काफ़ी कोशिश हो रही है कि घर घर जाके बड़े पिलाए जाएँ। यूसुफ सईद साहब, ये भी बताइएगा कि पोलियो वैक्सीनेशन के ख़िलाफ़ बात करने वाले लोग हैं कौन ज़रा, क्योंकि हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस किस्म के लोग होते हैं। क्या ये उनकी नासमझी है या कोई और एजेंडा उनका है? क्योंकि इस तरह तो ऑब्वियसली ये लोग मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं साफ साफ। कोई शक नहीं कि जिस तरह हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़े हैं, हम कहते हैं कि जी, मैं ख़ुद ये समझता हूँ कि पोलियो भी एक बहुत बड़ी दहशतगर्दी है, और इसका ख़ात्मा जो है अगर आराम से नहीं होता है तो ज़बरदस्ती भी करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे मुस्तकबिल का सवाल है, बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है, इसमें दो राय हो ही नहीं सकती है। और इसमें जो जिस तरीके से माजी के अंदर कोशिशें हुई, कुछ लोग इंतहा पसंदी भी उसमें शामिल थी, जो उस वक्त हुकूमत मुखालिफ क़ुव्वतें थी वो भी उसमें इन्वॉल्व होती थी, सिर्फ जस्ट कि हुकूमत को बदनाम किया जा सके। तो ये जो भी एलिमेंट उसमें थे, उसको पूरी कोशिश की गई कि उनको समझाने की कोशिश भी की। हमने उलमा किराम से भी अपील की, वो भी काफ़ी उलमा के फितवे भी सामने आ गए। तो ये जो नादान लोग हैं, जो बेचारे आम लोगों को गुमराह करते रहे हैं, जो उनको गलत इन्फॉर्मेशन देते रहे, उन हुकूमत उस चीज़ पे काफ़ी चेक एंड बैलेंस रख रही है। शौकत साहब, पेशावर के एक साहब जो कि स्कूल के बच्चों के साथ वैक्सीनेशन के खिलाफ ड्रामा करते पाए गए थे, वो सब के सामने था। उन्हें मिसाली अगर सज़ा मिल जाती ना, तो शायद दीगर लोगों को भी खौफ खुदा भी होता और आप लोगों का भी खौफ होता। उनके साथ क्या हुआ? उनकी कोई अपडेट है आपके पास? देखिए, पहली बात है कि उसको एक्सपोज किया गया। उसका जो उसने जो ड्रामा बनाया था, वो ड्रामा हमने एक्सपोज किया, फिर मीडिया ने उसमें बड़ा अहम रोल अदा किया। उसको गवर्नमेंट यही कर सकती थी, जो 3 MPO के थे उसको जेल भेजा गया। बाकी अदालत होती है, अदालत में क्या फ़ैसला होता है या क्या उसको सज़ा मिलती है, वो बाद में फिर अदालत का काम होता है। लेकिन गवर्नमेंट ने उनके स्कूल को सील कर दिया, आज तक वो स्कूल सील है, और उस पर कई लोगों ने उस पर वो भी किया कि जी स्कूल खोल दिया जाए, तो हम उसको देख रहे हैं। ये सज़ा इसलिए दी गई कि ताकि कोई आइंदा ऐसे स्कूल या कोई जगह इस्तेमाल ना हो उस मकसद के लिए। जी शौकत साहब, अब ऑब्वियसली करना तो यही है कि पोलियो को पाकिस्तान से ख़त्म करना है, और इससे ऑब्वियसली कोई भी मिसकंसेप्शंस भी जुड़ी हों उनको भी ख़त्म करना है, ये तो तय हो गया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अब तक तो कोई ख़ास, आई एम सॉरी टू से, परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकी। अब मुस्तकबिल का क्या प्रोग्राम है? क्या कतरे ना पिलवाने वालों के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लिया जाएगा? कुछ सोचा है इस बारे में? किस तरह इन्फोर्स करेंगे? अब ये है कि अब हमने फ़ैसला किया है कि हमने दहशतगर्दी को शिकस्त दी है। अब पोलियो को हमने शिकस्त देनी है, पोलियो का ख़ात्मा करना है। इस राह में जो भी आएगा वो उसी तरह ट्रीट किया जाएगा जिस तरह दहशतगर्दों को हमने ट्रीट किया है। और ये मैसेज देना चाहते हैं, सूबाई हुकूमत मैसेज देना चाहती है कि पोलियो कतरे की राह में कोई रुकावट ना बने। हर एक को अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने चाहिए। ये उम्र भर की माजूरी होती है, अगर आप ना पिलाएं तो बहुत बड़ा जुल्म होगा, हम अपने आइंदा नस्ल के साथ करेंगे। ये अवेयरनेस हमने लानी है, हमने मसाजिद के अंदर भी कहना है, हमने बाहर हुजरों में भी कहना है, हमने टॉक शो के अंदर भी कहना है, टीवी के ऊपर भी कहना है, मीडिया पे भी कैंपेन चला रहे हैं हम कि खुदा अपने बच्चों के साथ जुल्म ना करे। बिल्कुल सही कहा है कि खुदा के लिए अपने बच्चों पे जुल्म ना करें। वो बड़े होंगे और अल्लाह ना करे उनके साथ कुछ हुआ तो वो आपसे पूछेंगे ज़रूर कि जब पूरी दुनिया में ये चीज़ हो रही थी। अच्छा, शौकत साहब से अपने उस शख्स का भी पूछा ना जिसके बारे में हम बात करें, जिसने ड्रामा किया था, वो ड्रामेबाज। हाँ। उसका नाम भी नहीं पता, वैसे ड्रामेबाजी सही है। तो वो हम आपको दिखाना चाहते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या था। स्कूल ये अब तक सील है, अब सज़ा मिलनी चाहिए इस शख्स को ताकि दूसरों के लिए कोई एग्जाम्पलरी मिसाल सेट हो सके। पॉइंट आउट और उसके बाद लटाने के बाद कह रहे थे सारे बच्चे बेहोश हैं और सामने कैमरे में आई एम सॉरी बट इस किस्म की बेईमानी करने के लिए भी अक्ल की ज़रूरत है। ये बहुत ही बेवकूफ़ किस्म का आदमी था, कोई ड्रामेबाज जिसने ये भी नहीं सोचा
कि एक्चुअली अगर मैंने ड्रामा करना है तो मैं एटलीस्ट कैमरे में तो ना नज़र आया, बड़े ही जाहिल आदमी था। खैर एनीवे, बट ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। वही हम कहते हैं कि कोई एग्जाम्पल सेट करें भाई, कोई बताएं। अभी फिर थोड़ी दिनों बाद कोई और ड्रामे वरना नज़र आ जाएंगे। अब इफ़ दिस वन गो स्कॉट फ्री, जो कि आई गेस यही हुआ है, स्कूल बंद कर दिया, जो कि स्कूल को तो नहीं बंद करना चाहिए था वैसे, स्कूल को खोलना चाहिए ताकि खोलने पहली कमी और है। फिर उसी स्कूल में इसी के सामने इसी के हाथों से कतरे पिलवाने चाहिए सबको। और आपको बताना यह है कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी और कत्ल गारतगिरी के पै दर पे वाक़यात इतने सादा नहीं हैं। सूबे को एक बार फिर बेअमनी की तरफ धकेलने की साजिश हो रही है। पिछले 4 हफ्तों में बलूचिस्तान में 4 दहशतगर्द हमले हो चुके हैं। क्वेटा में एक पुलिस स्टेशन के बाहर होने वाले धमाके से शुरू होने वाला ये सिलसिला कुछ लाख में मस्जिद और मदरसे पर दहशतगर्द हमले तक जारी है। इन वाक़यात में 12 अफराद शहीद हो चुके हैं और इनके अलावा क्वेटा, मस्तूंग, मुसाखेल में टारगेट किलिंग की मुतादिद वारदातें भी हो चुकी हैं। इससे पहले सूबे में माजी की निस्बत बहुत अमन देखा जा रहा था, लेकिन तारीख बताती है कि मुल्क दुश्मनों को बलूचिस्तान का अमन सबसे ज़्यादा खटकता है। कुलभूषण यादव का मामला तो दुनिया के सामने ही है और अब जबकि मुहर्रम उल हराम करीब है, सूबे में ख़तरात और बढ़ते नज़र आ रहे हैं। इसलिए और हम ऑब्वियसली ये कह भी रहे हैं कि डेफिनेटली सम एक्शन और प्रिकॉशंस रादर शुड भी। हुकूमत बलूचिस्तान के तर्जुमान मीर लियाकत अली शहबानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। लियाकत अली शहबानी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बलूचिस्तान में पिछले चंद दिनों में हमने देखा धमाकों फायरिंग के वाक़यात में बड़ी तेज़ी देखी गई है। सूबाई हुकूमत को इसकी क्या अब जो अपेरेंटली ये लहर है, जो ताज़ा लहर है, इसकी क्या वजह नज़र आ रही है आपको? देखिए, इंडियन जो एग्रेशन थी 27 फरवरी का, उसके बाद जो है बलूचिस्तान में पैदर पे वाक़यात रूनुमा होना शुरू हुए। आपको याद होगा मार्च में लोरलाई में एक वाक़या हो गया था, हमारे लेविस फोर्सेस पे अटैक किया गया, लेकिन उसके एक हफ़्ते के अंदर हमारे लॉ एंड आर्डर की जो हमारी फोर्सेस हैं उन्होंने वहाँ पर रेड करके जो उधर सुसाइड अटैकर्स मौजूद थे उनको टारगेट किया गया। और उसके बाद से इस तरह के एक आध और वाक़यात हुए, लेकिन जो वाक़यात हुए हैं उसको काउंटर करने के लिए बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने इक़दामात भी किए हैं और काफ़ी इस तरह के जो कल्प्रिट्स हैं वो भी हुए और वो निशाना भी बने। राइट, शहबानी साहब ये भी बताइएगा कि बलूचिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जब भी हालात बिगड़ते हैं तो उनके पीछे कोई बैरूनी हाथ नज़र आता है। क्या हुकूमत इस पहलू पर भी गौर कर रही है? 90% जो वाक़यात यहाँ पर रूनुमा हुए हैं, जो उनकी रिपोर्ट आई है, जो कदमों के जो निशानात हैं वो बॉर्डर पार जाते रहे हैं और इस बात में कोई शक नहीं है कि इंडियन हैवी इन्वेस्टमेंट है अफ़गानिस्तान के अंदर। और NDS जो है वो बगल बच्चा है रॉ का, ट्रेनिंग भी वो उन्हीं को देते हैं और उनके फैसिलिटेटर्स जो हैं उसमें कुछ यहाँ पे होंगे ज़रूर कुछ अफ़गान रिफ्यूजीज़। तो ये बिल्कुल वाज़े है और इसी तनाजुर में पाकिस्तान के जो बॉर्डर्स है जो फेंसिंग किया जा रहा है, तो इससे आप ख़ुद ही अख़ज़ कर सकते हैं कि इस फेंसिंग की वजह यही है। और हम ये समझते हैं कि फेंसिंग का अमल मुकम्मल होने के साथ ही इंशाअल्लाह इस तरह के जो वाक़यात हैं वो बंद हो जाए। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान में लियाकत साहब, आपका शुक्रिया। यकीनन हालात अलार्मिंग है और फिर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इंशाल्लाह जल्द इस पर काबू भी पालेंगी, लेकिन अचानक से जो बेअमनी की लहर आती है ना, ये ज़ाहिर परेशान कन होती है। दैट्स ट्रू, लेकिन कुछ बेहतरी की बातें भी हम आपको जाने से पहले बता दें, बिकॉज हमने सुबह बात की थी कि इंडिया विदाउट एनी वार्निंग किस तरह पानी छोड़ देता है और फिर सैलाबी एक सिचुएशन पाकिस्तान में बन जाती है। और कल प्रेसिडेंट ट्रंप की पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर से भी बात हुई और इंडियन प्राइम मिनिस्टर से भी बात हुई, तो लगता है कि उसका कुछ असर हुआ है, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट खबर ये है कि दोनों मुल्कों के, इंडिया और पाकिस्तान के वाटर कमिश्नर्स ने एक दूसरे से बात की है और डेटा भी शेयर किया है। अब क्या क्या बात हुई है, क्या क्या हुआ है, जावेद मलिक हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उनसे जानते हैं। जवाद, बताइएगा क्या अपडेट है, कब हुआ है रब्ता, क्या इसमें एक्सचेंज हुई हैं बातें? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा, ये काफ़ी दिन से टेंशन चल रही थी, खासतौर पे जो इंडस वाटर हुकाम है दोनों तरफ से, जो पाकिस्तानी इंडस कमिश्नर है और भारतीय इंडस कमिश्नर के दरमियान काफ़ी अरसे से जो रास्ते थे वो मुनक़ता थे, कटे हुए थे। और इसका फ़ायदा जो अभी कश्मीर से हुआ था, इसका भी फ़ायदा भारत ने उठाया था, उससे अपनी हरदर्मी दिखाते हुए जो डाटा शेयरिंग करते हैं, ख़ासतौर पर ये जून, जुलाई और अगस्त में डाटा शेयरिंग होती है पानी के हवाले से। दरियाओं में जो पानी छोड़ता है या डैम अपने वहाँ भर जाते हैं जब भारत में, तो वो पानी छोड़ता है तो उसको इंडस ट्रीटी के तहत ये बिल्कुल बाउंड है।
कि वो डाटा शेयर करेगा और जो पाकिस्तान की तरफ आबादियां और दरियाओं में जो अब लोग बैठे होते हैं उनको पहले पेशी आगाह किया जाता है ताकि वो अपनी जानें बचाने के लिए साइड पर चले जाएं या जो भी इस्तेमाल किया जाए पाकिस्तानी इदारों की तरफ से। तो इसमें ये तासुल था, इस पर अब ब्रेक थ्रू हुआ है काफ़ी ज़्यादा। कल हमने जब ये खबर दी थी कि जो दोनों हुकाम है, पाकिस्तानी हुकाम ने इस सारे इशू को टेकअप करने का फैसला किया है आलमी सतह पर, तो आज जो अब खबर आई है ताज़ा पाकिस्तान इंडस हुकाम की तरफ से कि उन्होंने जो डाटा शेयरिंग है वो उसका आगाज़ कर दिया है। और ख़ासतौर पर जो सतलुज की तरफ से जो कल पानी छोड़ा गया था 24,000 क्यूसेक, और उसके बाद अब दोबारा उन्होंने आगाह किया कि हम 2 लाख क्यूसेक तक पानी छोड़ सकते हैं। और इसके अलावा जो भारत की तरफ हरीके बैराज है और फिरोजपुर बैराज, वहाँ पर पानी का बहाव जो आज सुबह के 6 बजे डाटा हमने लिया है वो 1.5 लाख क्यूसेक है। तो ये पानी और इसके अलावा जो दीगर दरिया है, दरिया सिंध है और इसके अलावा चिनाब और सतलुज, ये तमाम डाटा शेयरिंग आज शुरू हो गई है। तो इस हवाले से पाकिस्तानी इंडस हुकाम। बहुत शुक्रिया आपका जवाद मलिक। हर साल ये रब्ता होता है, इस मरतबा ज़रा टेंशन थी क्योंकि बगैर बताए पानी छोड़ने की इत्तला थी, लेकिन अब ये रब्ता हो गया है। और वैसे तो हमारे पास बहुत कुछ था आपसे शेयर करने के लिए, लेकिन टाइम एज यूजुअल ज़रा खत्म हो गया है। बट टुमारो इज अनदर डे, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।